हे गाइस, वेलकम बैक। एक नई क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नया कोर्स स्टार्ट किया था और ये बात कर ली थी कि एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम किस तरह से काम करता है। एक संदेश पे आके रुके थे हम लोग कि अगर हमारे पास एक एस फ्रेम है, एक एस प्राइम फ्रेम है, तो जो एस प्राइम फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो एस फ्रेम है दैट इज एट रेस्ट। तो आज उन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम से, यानी जो एस फ्रेम था उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स वाई जेड और जो एस प्राइम फ्रेम था उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम में अपन रिलेशन देखने वाले थे, दैट इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक भाई। तो क्या होता है एक्चुअल में, हमने कल ये बात करी थी कि हमारे पास एक ये फ्रेम है एस, ठीक है ना, एक ये फ्रेम है हमारे पास एस प्राइम फ्रेम, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये एक्स, ये एक्स प्राइम, ये वाई प्राइम और ये हमारी जेड प्राइम। इस पॉइंट को हमने ओ बोला, इस पॉइंट को ओ प्राइम बोला। और ये जो एस प्राइम फ्रेम है ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। मान लिया कोई एक पॉइंट है जो कि है हमारा P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं इस एक्सिस सिस्टम के रेस्पेक्ट में, S के रेस्पेक्ट में दैट इट इज एक्स वाई जेड और S प्राइम के रेस्पेक्ट में एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम, ठीक भाई। मान लिया समय जो है वो t इज इक्वल टू 0 तब है जबकि O एंड O प्राइम आर ऑन ईच अदर, मतलब जब ये यहां से चलना शुरू करता है तब हम अपनी घड़ी को स्टार्ट करते हैं, वो होता है हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो जब यहां से ही चलना स्टार्ट करेगा तो मान लो t समय में ये कितना चल जाएगा, v इंटू टी। ये दूरी कितनी हो जाएगी, v इंटू टी। अब अगर हम x और x प्राइम में रिलेशन देखना चाहते हैं तो ये दूरी हमारी x प्राइम है और यहां से इसकी दूरी x होगी, क्योंकि ये हमारा जो है वो ये वाला जो है ये प्राइम कोऑर्डिनेट है और ये हमारा प्राइम कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक। तो यहां से दूरी ये x होगी और यहां से दूरी ये x प्राइम होगी। तो अगर हम रिलेशन देखिए ध्यान से तो हमें दिखेगा कि x जो है वो vt प्लस एक्स प्राइम के बराबर है। बात क्लियर? एक्स इज इक्वल टू वी टी प्लस एक्स प्राइम, यानी एक्स प्राइम की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, एक्स माइनस वी टी। इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, अगर हम वाई डायरेक्शन में बात करें तो वाई डायरेक्शन में जो ऊंचाई यहां से नापेंगे वही ऊंचाई यहां से नापेंगे, दोनों सेम आएंगी। इसका मतलब क्या है, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई। सिमिलरली जेड में भी दूरियां सेम है, तो जेड, क्योंकि जेड में मूव कर ही नहीं रहा वो, ठीक है ना, तो जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड। तो ये जो इक्वेशंस है इसके साथ में जो समय है t प्राइम इज इक्वल टू टी, क्योंकि जब ये घड़ी स्टार्ट हुई तब उस वाली की घड़ी भी स्टार्ट हुई थी, ठीक भाई। दोनों की घड़ियां सेम स्टार्ट करी। तो ये इक्वेशंस जो होती हैं दीज आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। बात क्लियर है तक? ये होती है हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक। इसके बाद अगर अपन वो ध्यान से देखें तो जो एस प्राइम फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मान लो अगर बात करें कि इस इक्वेशन को अपन डिफरेंशिएट करें टी के रेस्पेक्ट में, मान लो इसकी हम बात करें तो जो एस प्राइम फ्रेम है इसमें जो वेलोसिटी लिखेंगे, मान लो वी एक्स प्राइम लिखना चाहें तो वी एक्स प्राइम को किस तरह से लिखेंगे, डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम। बात क्लियर? बट एक्स प्राइम की वैल्यू ध्यान से देखो क्या है, x माइनस वी टी, और t प्राइम की वैल्यू क्या है t, तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स माइनस वी टी बाई डी टी, ठीक। अगर हम अंदर लेके चलें इसको तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, यानी हो जाएगा हमारा जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट, जो रेस्ट कोऑर्डिनेट है उसके रेस्पेक्ट, इसको अपन ऊपर लिख लेते हैं, जो एस कोऑर्डिनेट है इसके रेस्पेक्ट, इसमें इसकी वेलोसिटी वी एक्स माइनस डी वी टी बाई डी डी टी, तो ये हो जाएगा हमारा v। बात क्लियर? तो वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी। ये हो गया हमारा जो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला, ठीक भाई। वाई एक्सिस में अगर हम बात करें तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हमारा डी वी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, यानी वी वाई प्राइम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वी वाई। सिमिलरली वी जेड प्राइम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वी जेड, ठीक है ना। तो ये बात हो गई वेलोसिटीज की कि हम दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटीज को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा
एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस है, दोनों में जो वेलोसिटीज हैं वो कुछ इस इक्वेशंस की सतह से रिलेट होती हैं। अगर अपन बात की तो इन जो इक्वेशंस होती हैं इनको बोलते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, इसको भी आप लिख लेना। अब अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा वी एक्स यानी डी वी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम इज इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी माइनस वी का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी थी, इसका मतलब क्या हो जाएगा जीरो, यानी ए एक्स प्राइम जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स। ठीक, सिमिलरली अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा ए वाई प्राइम इज इक्वल टू ए वाई और ए जेड प्राइम इज इक्वल टू ए जेड। ये होते हैं हमारे एक्सेलरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन जो है वो तीनों डायरेक्शन में हमारा सेम है, यानी अगर हम फ्रेम चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम। अगर हम एक इनर्शियल फ्रेम की बात करें उसके रेस्पेक्ट में दूसरा इनर्शियल फ्रेम जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दोनों में जो एक्सेलरेशंस होंगे वो सेम रहेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी बात अपने को समझ आ गई कि एक्सेलरेशन जो है वो सेम रहने वाला है। अगली चीज हम बात करते हैं, ध्यान से देखो, तो इस चीज को एक पॉइंट में नोट करके लिखेंगे कि एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा सेम रहता है। दूसरी चीज आपको याद दिला दें कि ये जो कोर्स है इस कोर्स के जो नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका प्रिंट निकाल के रख सकते हैं अपने पास। वो जो नोट्स हैं वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप उनका अगर आप समझदारी से यूज करेंगे तो आप उनका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है ना। बट आप सिर्फ उनको देख के या सिर्फ पास में सजा के ना रख लें, आप उससे खुद के नोट्स बनाएं जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा एक्चुअल में, ठीक है ना। तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ में वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, शेयर कर देना वीडियो को। तो अब बात करते हैं इसके आगे की। ठीक भाई, यहाँ तक अपने को बात समझ आ गई, इसको नोट कर लो। जो जगह बनाते हैं थोड़ी सी पोर्ट पे। तो रिजल्ट हमें ये मिल चुका है, क्या रिजल्ट मिल चुका है कि एक्सेलरेशंस जो होते हैं वो फ्रेम चेंज होने पे चेंज नहीं होते हैं। जो हम एस फ्रेम की अगर बात करें तो एस फ्रेम में जब हम न्यूटन का जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ, तो उसको लिखते हैं एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक भाई, अगर अपन बात करें एक फ्रेम से अपन दूसरे फ्रेम में जा रहे हैं तो उस फ्रेम में जाने पर जो बॉडी का स्ट्रक्चर, अगर हम लो वेलोसिटी वर्ल्ड की बात करें तो बॉडी के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी जो मास आपका एस फ्रेम में है वही मास आपका एस प्राइम फ्रेम में होगा, यानी m इज इक्वल टू एम प्राइम। और दूसरी चीज हम अभी देख चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन है दैट डजंट डिपेंड ऑन द फ्रेम, तो जो a होगा वो a प्राइम के बराबर होगा। तो यहां से अगर हम f प्राइम लिखें जो कि हमारा s प्राइम एक्सिस में है, सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो f प्राइम की वैल्यू क्या होगी, m प्राइम इंटू a प्राइम, जिसको हम लिख सकते हैं m इंटू a, और m a क्या है हमारा फोर्स। तो अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो जो f प्राइम है, f प्राइम की वैल्यू f के बराबर है, f प्राइम की वैल्यू f के बराबर है। अगर बराबर है इसका मतलब क्या है, फोर्स जो है वो फ्रेम चेंज करने पर फोर्स में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। यानी जो न्यूटन का लॉ है या जो न्यूटन का नियम है वो फ्रेम के चेंज करने पर चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ इन अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। कि अगर अपन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की बात करें तो जो न्यूटन के नियम हैं, न्यूटन के नियम अपरिवर्तित रहते हैं, न्यूटन के नियम चेंज नहीं होते हैं। आई होप यहां तक की बात आपको समझ आई होगी। ठीक भाई, न्यूटन के नियम परिवर्तित नहीं होते। अगली चीज क्या है इसमें, अगर न्यूटन के नियम परिवर्तित नहीं हो रहे हैं तो इसको आप एक लाइन में इस तरह से लिखेंगे, न्यूटन्स लॉज डोंट चेंज ऑन चेंजिंग द फ्रेम। फ्रेम चेंज करने पर न्यूटन के नियम चेंज नहीं होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो अगर न्यूटन के नियम चेंज नहीं हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या, न्यूटन के जो नियम थे, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो भी बातें कर रहे हैं ये बातें कर रहे हैं 19वीं शताब्दी की, यानी 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के भी मिड से आगे की बातें हैं ये सारी। तो तब जो था न्यूटन्स लॉ से ही हमारी जो प्रकृति है वो गवर्न होती थी, और साथ में मैक्सवेल्स इक्वेशंस भी थे। पहले न्यूटन्स लॉ को समझते हैं।
तो जो प्रकृति थी वो न्यूटन्स लॉ से गवर्न होती है। तो एक यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आता है कि अगर न्यूटन्स लॉ जो है वो चेंज नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो लॉज ऑफ नेचर हैं वो फ्रेम के चेंज करने पर चेंज नहीं होते हैं। बात क्लियर आता है? गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक द या। सोच रहे होगे ना कहाँ जाता है, कैमरा चेक करना पड़ता है यार। अगर कैमरा नहीं चेक करेंगे तो चले वो बंद हो गया, ये वीडियो चल रही है और तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे तो प्रॉब्लम होती रहती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें कि जो लॉज ऑफ नेचर हैं दैट डज डोंट चेंज ऑन चेंजिंग द फ्रेम, ठीक है। ये बात अपने को समझ आ गई। यहाँ से जो अगला प्रिंसिपल आता है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलता है? ये बोलता है कि फ्रेम चेंज करने पर या सभी इनर्शियल फ्रेम्स के लिए, हम इनर्शियल, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की बातें नहीं हो रही, यहाँ सारी इनर्शियल फ्रेम्स की बातें हो रही हैं। तो जो लॉज ऑफ नेचर हैं वो सेम रहते हैं सारे इनर्शियल फ्रेम्स के लिए, यानी लॉज ऑफ नेचर डू नॉट चेंज फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। यहां तक कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आती है। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलती है कि जो लॉज ऑफ नेचर हैं वो हमारे किसी भी इनर्शियल फ्रेम को चेंज करने पर चेंज नहीं होते हैं, ठीक। बट जो भी हमारी प्रकृति है वो सिर्फ न्यूटन्स लॉ से तो गवर्न नहीं होती है। हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक मास m1 है, एक मास m2 है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वहाँ काम चल जाएगा न्यूटन्स लॉ से। बट अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं, दो चुंबक हैं यानी मैग्नेट हैं, वहाँ पर तो काम नहीं चलने वाला है न्यूटन्स लॉ से। तो वहाँ पर अलग इक्वेशंस होते हैं, अलग सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे भी क्या जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है वो काम करता है। तो हाँ, अगर बात करें कि जो चुंबक के नियम है यानी जो मैग्नेट के नियम हैं और जो हमारे चार्जेस के नियम हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो मैग्नेटिज्म के जो नियम हैं, वो कहाँ से गवर्न होते हैं? वो हमारे गवर्न होते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस से। याद करो, मैक्सवेल इक्वेशंस अपन 4 पढ़ते थे। मैक्सवेल इक्वेशंस आपको याद होंगे, इस तरह से कुछ लिखते थे, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखते थे, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। आई होप सही लिखा हुआ है सारे। डेल डॉट बी इज इक्वल टू, इस तरह से सारे नियम चलते हैं। अगला तुम्हारा डेल क्रॉस बी, इस तरह से चलता है मैक्सवेल के इक्वेशंस, ठीक। तो ये सारे इक्वेशंस जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को गवर्न करने वाले इक्वेशंस होते हैं, ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आती है। अगली चीज क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ने क्या बोला कि लॉज ऑफ नेचर डू नॉट चेंज फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि यहाँ से कुछ इक्वेशंस जो निकल के आती हैं कुछ इस तरह की होती हैं जो आपने सुनी होंगी, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर। और जो मैग्नेटिक फील्ड की केस बनती है वो होती है हमारी डेल स्क्वायर बी। इन्हीं में कुछ गणित करके हम ये इक्वेशंस निकालते हैं। डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर और डेल टू बी बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है ना। जहाँ पे c हमारा जो होता है c इज इक्वल टू 1 बाई रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक भाई। अगली चीज क्या है कि ये जो भी हमारे नियम हैं इसमें ये हमारी c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। यानी क्या है कि सोचो, ध्यान से सोचो कि अगर हम मान लो एक फ्रेम में एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, न्यूटन्स लॉ से एक एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे फ्रेम में जाएंगे तो अगर बहुत ध्यान से देखो कि उसके जो मान लो एक फ्रेम में एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, दूसरे फ्रेम में अगर वो ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाता है, वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी।
बट अगर बहुत ध्यान से सोचो, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस फ्रेम में किया तो कुछ रिजल्ट आया, दूसरे फ्रेम में करेंगे तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज नहीं होने वाली है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी, यानी इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा वो लाइट। बात समझ आएगी? और अगर इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे खतरा मंडरा गया। इसका मतलब क्या, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी गलत हो गई। तो इसी सारी पसोपेश में हमारा 19th सेंचुरी का जो एंड होता है इसी सारी दिक्कतों के साथ में, और आइंस्टीन का जो समय था यही समय था 19th सेंचुरी का जो एंड था, 1900 के आसपास का समय आइंस्टीन का ज़माना माना जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी हमारी खतरे में थी। ठीक भाई, निष्कर्ष क्या निकला इससे कि अगर हम न्यूटन के जो लॉज हैं उसको दो फ्रेम्स में दोहराते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी तो सत्यापित हो जाती है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के एक्सपेरिमेंट अलग अलग फ्रेम्स में करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में एक खतरा मंडराता है। एक चीज अपन और ध्यान सोचे कि वह फिर कल्पना क्या की गई, कल्पना ये की गई कि शायद हो सकता है कि जो c है यानी 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड की जो स्पीड है वो एक एब्सोल्यूट एक किसी अदर मीडियम में है, और सारे मीडियम्स में जब भी किसी हम पर्टिकुलर अदर मीडियम की बात करते हैं तो वहां पर जो स्पीड है लाइट की वो चेंज हो जाती है। ये हमने ये अज्यूम किया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि इस तरह से अगर हम गवर्न करेंगे चीज़ों को तो शायद रिजल्ट सही आएंगे। इसका मतलब क्या है, एक माना गया कि एक एब्सोल्यूट फ्रेम है जिसको अपन बोलते हैं ईथर। बोला गया कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये ईथर के फ्रेम से अगर हम देखेंगे तो 3 × 10⁸ आएगी, बट अगर ईथर के फ्रेम से ना देख के हम किसी अर्थ के फ्रेम से देखें या किसी अदर फ्रेम से देखें तो वो 3 × 10⁸ नहीं आने वाली है। इसका निवारण करने के लिए, यानी अगर इसको हम देखा जाए तो अब सवाल क्या उठता है कि अगर 3 × 10⁸ ईथर के फ्रेम में है तो इसका मतलब क्या है, अर्थ के फ्रेम में अलग होगी स्पीड ऑफ लाइट, तो अर्थ की भी कुछ एक स्पीड अलग होगी। तो मान लिया हमारे पास एक ये ईथर का फ्रेम था, कुछ इस तरह से ये ईथर का फ्रेम था और इसमें ये हमारी अर्थ थी और ये अर्थ v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ईथर का फ्रेम जो था उसको हम s फ्रेम मानते हैं और जो हमारा अर्थ का फ्रेम था उसको हम s प्राइम फ्रेम मान लिया। एक चीज ध्यान रखना, ये जो सारी बातें हैं ये अब के लिए बातें सत्य नहीं है, ये उस समय की बातें हैं, ये अपन कहानियों की बातें कर रहे हैं कि क्या हुआ था तब जाके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी, ये उसके पहले की सारी बातें हैं। बात क्लियर है ना यहाँ तक? तो मान लिया S जो है हमारा ईथर का जो फ्रेम है वो एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम है, ईथर का फ्रेम हमारा रेस्ट फ्रेम है और उसके रेस्पेक्ट में जो अर्थ है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा दायित्व तो क्या बनता है, यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि जो स्पीड ऑफ अर्थ है ईथर के फ्रेम में वो क्या है, इस v की वैल्यू क्या है। तो इस v की वैल्यू को निकालने के लिए माइकलसन और मोर्ले ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, उन्होंने उस सेटअप की आज बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, तो उन्होंने लाइट को लेके एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट से वो अर्थ की जो स्पीड है वो ईथर के फ्रेम में कैलकुलेट करना चाह रहे थे। ये उस जो एक्सपेरिमेंट था उसका उद्देश्य था, उसका पर्पस था। तो क्या किया था उन लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट जिससे कि उन्हें कितने रोचक रिजल्ट आके मिले थे, क्या उनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ था, ये भी अपने आप में सवाल है आज की क्लास का। और दूसरी चीज, अगर सफल हुआ था तो क्या अर्थ के अलावा भी कोई फ्रेम एग्जिस्ट करता है जो कि ईथर का फ्रेम है, और अगर फेल हुआ था तो क्या प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी गलत थी। इन सारे सवालों का जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, और मिस नहीं करना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, साथ में लाइक कर दो और साथ में दोस्तों को शेयर कर दो। और दूसरी चीज़, आज की क्लास की जो नोट्स हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको दूसरी भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आज के लिए काफ़ी इतना है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को सैनिटाइज करें और साथ में अपनी पढ़ाई का जो विशेष रूप से ध्यान रखें। सब कुछ करते रहें, सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहें। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में
हमारा फेमस ईथर का जो बात है उसकी करेंगे, यानी माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट पे आ जाएंगे। तो चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।